न्यू वीडियो में आज हम लोग देखेंगे दरोगा जी वाला, सचिव जी वाला और सिपाही जी वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बना के बहुत लोग बन गेलक दरोगा, कुछ लोग बन गेलक सिपाही, तो कुछ लोग बन गेलक सचिव जी। एमे कर्मचारी बाबू का भी क्वेश्चन बा। तो आवे वाला एग्जाम बाटे कर्मचारी जी के, सचिव जी के या दरोगा जी के, सब एग्जाम में ही काम आई। तो ई बा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। जिन भाइयों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर व्यू और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो लगता है कि क्यों मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं सचिव जी वाला, दरोगा जी वाला, सिपाही बाबू वाला सवाल से। इसमें है आधुनिक भारत के इतिहास। स्वाधीनता आंदोलन से हम लोग आरंभ करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत भारत स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? ये लगता है हमार कलरवा तक हो गया ढीला, एकरा के करे कोई तक टाइट। कैसे हुई पूरा लाल लाल? तो आवे कोई एने। हाँ, अब भेल तक टहकास, बाद में ठीक कर ले, फिर शुरू कर जाले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस के नरमपंथी काल किस अवधि काल को कहा जाता है? कहने का मतलब है कि नरमपंथी काल और गरमपंथी काल, तो किस काल को नरमपंथी काल कहा जाता है? तो ये है 1885 से 1905 तक का जो काल था। भारत के राजनीति पे नरमपंथियों का प्रभाव ज़्यादा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलन को सामान्यतः 3 चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण उदारवादी नरमपंथी काल कहा जाता है, कांग्रेस के स्थापना के समय से लेके 1905 बंगाल विभाजन के समय तक का। द्वितीय चरण उग्रवादी या गरमपंथी काल कहा जाता है, 1905 से लेके 1919 तक के काल के। उसके बाद तृतीय काल को गांधी काल के रूप में जाना जाता है। मैंने संपूर्ण भारतीय राजनीति पर गांधी का प्रभाव दिखने लगा। वो काल था 1919 से 1947 के बीच में। तो हम लोग तीनों चीज़ देख लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है इस सचिव जी वाला क्वेश्चन वाला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा लखनऊ अधिवेशन संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये क्या हुआ था कि लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिल गए थे। तो ये हुआ था 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हुआ। इस समझौता के दौरान मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन के मुद्दों को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति दी गई। पृथक निर्वाचन के मतलब मुसलमानों के लिए अलग से जिस जहाँ पे उनका सीट होगा वहाँ पे केवल वही वोट दे पाएंगे। इसी को पृथक निर्वाचन कहा जाता है। मैंने इसको कांग्रेस स्वीकार किया प्रथम बार उसी में, और इसी के माध्यम से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में गठबंधन हुआ। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 2015 में क्या दिया गया? भारत रत्न। अन्य फैक्ट है, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और नेहरू जी को चाचा नेहरू, और राजीव गांधी को सबसे युवा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। उस समय उनके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत उस समय की कोई चर्चा नहीं थी। भारत में सांप्रदायिक विभाजन ये भी नहीं थी। पाकिस्तान की मांग भी नहीं थी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग की ये कोई भी मांग नहीं थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या क्या था उस समय? ब्रिटिश शासन के प्रति नरम रहना है, मुस्लिमों को राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना है, मुसलमानों के बीच भारत एवं अन्य समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह के उदय को रोकना है। स्पष्ट है कि भारत के विभाजन की मांग एजेंडा जीना के उदय के बाद हुआ। उस समय ये सब मांगे नहीं थी। क्या मांगे थी? कि मुस्लिमों का जो है अधिकारों के लिए मांग करते रहना, ब्रिटिश के प्रति नरम रहना, यही उनकी मांगे थी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1906 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थे उस समय महाराष्ट्र में, और कुछ क्षेत्रों में वहाँ कौन थे? एनी बेसेंट और तिलक। तो उस समय वहाँ पे मद्रास वाले भाग में कौन से थे? तो एनी बेसेंट। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये क्वेश्चन जिस तरीके से मिल रहा है कि जहाँ नहीं हो उसको पहले गौर कर ले, नहीं तो बहुत लोग टिकला के आ जाते हैं कि क्या है। तो इसमें आंसर होगा इसका नरमपंथी कांग्रेसी नहीं, वो गरमपंथी के नेता थे। बाकी ये सही है कि उन्होंने मराठी पत्र केसरी का संपादक किया, ये भी सही है। उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्योहारों को शुरुआत किया, ये भी सही है। 1997 में उसे
वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप में कैद किया गया था। ये सारे कथन सही है, बस एक गलत है कि वो नरमपंथी कांग्रेसी नहीं थे, क्योंकि वो गर्मपंथी दल के नेता थे। ये सिपाही जी वाला क्वेश्चन है। और जान जाते हैं इसी के बीच में बाल गंगाधर तिलक के संबंधित और जानकारियाँ हम लोग देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। ऐसे याद रखेंगे कि 1857 के क्रांति के पहले 1 साल पहले इनका तिलक जी का जन्म हुआ था। तिलक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रवादी शिक्षा के प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने महान समाज सुधारक गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन कौन जुड़े थे? गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर भी उससे जुड़े हुए थे। तिलक ने लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर स्वशासन की भावना जागृत करने के लिए 2 पत्र केसरी और मराठा का प्रकाशन किया। और फैक्ट भी है तिलक से संबंधित। तिलक ने कांग्रेस के उदारवादी या नरमपंथी विचारों को कड़ा विरोध किया। जो नरमपंथी दल के नेता थे उनका विरोध कौन किया? वो थे तिलक, जो नरमपंथी का विरोध करते थे। चापलेकर बंधु जून 1897 में कमिश्नर सैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी और तिलक को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में 6 साल का जेल हुआ। और शिवाजी और भगवान गणेश को समर्पित उत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। इन उत्सवों का आयोजन औपनिवेशिक शासन के विरोध में आम लोगों को राष्ट्रीय भावना के निर्माण करने के लिए किया गया था। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग जो आंदोलन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसमें है दलित मुक्ति मोर्चा, इनके द्वारा नहीं किया गया था। बाकी जो है समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? अंबेडकर जी द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? तो वंदे मातरम जो है बंगाल विभाजन के समय 1905 में ये अपनाया गया था। कौन सा नारा? वंदे मातरम का नारा। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई? ये इनका उद्देश्य जो था, उस समय जो चुनाव में भाग लेने को लेकर कांग्रेस में 2 मत था कि चुनाव में भाग लिया जाए या ना लिया जाए। तो इन लोगों ने भाग लेने का विचार किया और इस विचार को कांग्रेस ने जब समर्थन नहीं दिया तो ये लोग अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ गए। तो इसमें से आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। राज्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने हुए थे। जनवरी 1923 में CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू क्या बने? महासचिव बने। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर रहते हुए परिषद का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से ये पार्टी का गठन किया गया था। इसमें राज्य परिषद के साथ केंद्रीय परिषद के चुनाव में भी भाग लेना ये लोग का इच्छा था, इसलिए ये लोग पार्टी बना के भाग लिए। इसी में आधुनिक भारत में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब गदर पार्टी का स्थापना जो हुआ था अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय लोग, यहाँ के लोग रहते थे, उनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। इसके संस्थापक सह संस्थापक लाला हरदयाल। इस पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित किस काल को गांधी युग कहा जाता है? जो हम लोग पीछे देखे हुए थे वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर रहा है। तो क्या है ये? 1920 से 1947 वाला काल। देखें, ये पूछा गया है स्नातक स्तरीय बाबू साहब वाला जो एग्ज़ाम हुआ था इस ग्रेजुएशन लेवल पे BSSC द्वारा, ये 2023-24-12 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर जो प्रीवियस ईयर पढ़ के गए होंगे ये क्वेश्चन को 100% सही किए होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन में दिया गया था कि गांधी युग कब से कब तक माना गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भगत सिंह द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1926 में वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल एवं भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी।
तो जिस तरीके से एग्जाम को टफनेस बनाया जाता है तो क्या पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन नौजवान भारत सभा से जुड़े थे। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे, भगत सिंह के साथ छबील दास, यशपाल सिंह और भगवती चरण बोहरा, जो नौजवान भारत के संस्थापक सदस्यों में से थे। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस में विवाद है कि गांधी जी का जन्म भी, मृत्यु के भी और भगत सिंह को फांसी के दिवस में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सरकार ने 1931 में फांसी दी थी, जबकि 30 जनवरी को मनाए जाने वाले शहीद दिवस का संबंध महात्मा गांधी से है। दो चीज़ हो गया। 23 मार्च को क्या होता है कि ये भगत सिंह की मृत्यु, फांसी जो हुआ था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी की हत्या जिस दिन हुई थी 23 जनवरी, उस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये M.N. राय द्वारा की गई थी। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में हुई थी स्थापना। 1920 में M.N. राय द्वारा की गई थी। M.N. राय कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। क्या नाम था? M.N. राय। चिपको आंदोलन आरंभ कहाँ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये महाराष्ट्र से माना जाता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से माना जाता है। इसे तब अधिक गति मिली जब चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड एंड लेफ्टिनेंट आर्ट की हत्या कर दी। यह भारतीय किसी यूरोपीय द्वारा प्रथम राजनीतिक हत्या थी, तो इसलिए इसको माना जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से माना जाता है। फिरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये हाजी सैदुल्ला होगा, जो फिरैजी आंदोलन का शुरुआत। ये फिरैजी आंदोलन 1838 से 1857 के बीच में बंगाल में हुई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हाजी सैयदुल्ला थे, किंतु इस आंदोलन के प्रसिद्धि दिलाई दद्दू मियाँ ने, जिसका मूल नाम मोहम्मद मोहसिन था। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? माने राम प्रसिद्ध किस लिए उनको याद किया जाता है? तो यह है काकोरी कांड में इनको याद किया जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम काकोरी कांड पहले पड़ता था, लेकिन हाल के दिनों में ही उसका नाम बदल के काकोरी एक्शन डे कर दिया गया है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को स्वतंत्रता संघर्ष हेतु धन के अभाव को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन को लूटना था। काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा लखनऊ में लुइस शॉर्ट के सामने चला और उस समय इन लोगों को फांसी हुई थी। 3 अभियुक्त थे उनके, राजेंद्र लहरी, अस्फाउकल्ला खान और रोशन सिंह, ये 3 अभियुक्त थे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह तुट्टी डाट और बाबा सोहन सिंह भाखना गुरदीप सिंह जुड़े थे किस संगठन से? देखिए इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये लोग किस संगठन से जुड़े हैं, और नाम मुख्य नाम के अलावा भी नाम दिया जाता है। तो ये लाला हरदयाल जो थे गदर आंदोलन से, ये लोग सोहन सिंह, लाला हरदयाल और गुरदीप सिंह जुड़े हुए थे। पुस्तक है हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई है। अब गांधीवादी राजनीति से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। खुदाई खिदमतदार संगठन के संस्थापन किसने थे? ये खान अब्दुल गफ्फार द्वारा खुदाई खिदमतदार संगठन की स्थापना की गई थी। इन्हें 1987 में सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। कलर कैसा हो गया, ठीक नहीं लग रहा, इसी को रखते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह किया था? तो ये 1917 ही होगा। ये लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया था। ये 3 कट्ठिया पद्धति के विरुद्ध था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पे व्यवस्था नील की खेती करना है। तो गांधी जी का ये सबसे पहला सफल सत्याग्रह था। किस घटना ने गांधी जी को भारत में स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो ये है रॉलेट एक्ट के बाद जो है गांधी जी पूरी तरीके से क्या हो गया, स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए थे। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लागू किया गया था। इसके विरोध में गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह
शुरू किया था। इस अधिनियम के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। इस घटना को गांधी जी को देश के स्वतंत्रता संग्राम की ओर लाकर खड़ा कर दिया था। मैंने निर्णायक रूप से गांधी जी उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए थे। वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई है? वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई है बारदोली आंदोलन के समय मिला हुआ था। सरदार पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में 23 अक्टूबर 1975 को हुआ। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। वर्ष 1928 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। किसानों ने गुजरात में बारदोली सत्याग्रह का प्राकृतिक आपदा एवं मंदी के समय ये किसानों की समस्या से बारदोली सत्याग्रह में इनको ये नाम मिला था। और एक और चीज़ इनके विषय में जान ले, भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस इनके मनाने का घोषणा किया है या मनाया जाता है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये बारदोली के महिलाओं द्वारा की गई थी। सन 1928 में सरदार पटेल ने गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? तो ये प्राकृतिक आपदाओं के समय अंग्रेज सरकार द्वारा अनावश्यक कर बढ़ाने के खिलाफ बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसके द्वारा की गई है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1869 में हुआ। गांधी जी से संबंधित अन्य फैक्ट देख सकते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में तथा मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि इनके प्रमुख पुस्तकें हैं। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से दी थी। तो गांधी जी से और अन्य प्रश्न भी हम लोग देखते चलेंगे। निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ऐसे देखेंगे कि महात्मा गांधी जी 1915 में आए। ये अभी हम लोग 9 जनवरी को आई से प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये हम लोग देख लिए। लखनऊ समझौता ये भी पीछे हम लोग देख चुके थे कि 1916 में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ हो गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, ये सबको पता है। चंपारण सत्याग्रह 1914 में, तो इसको इस तरीके से मिला लेंगे। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक है? तो यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी द्वारा संपादित इसके संपादक थे, इनके द्वारा संपादित की गई थी यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 में तथा हरिजन का संपादक 1933 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात की खेरा सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समर्थन में चलाया? तो खेरा आंदोलन क्यों हुआ था? ये गरीब किसानों के समर्थन में खेरा आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद लगान में छूट न दिए जाने के विरोध में ये सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चंपारण एग्रियन बिल 1918 किसके लिए पारित किया गया था? तो किसके लिए पारित किया गया था? गरीब किसानों और उसके अधिक मुआवजा देने और उन्हें कृषि पर नियंत्रण के लिए अनुमति देने के लिए किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों द्वारा नील की खेती के अनुबंध आधारित 3 कठिया पद्धति के विरोध में सत्याग्रह किया गया था। इसके फलस्वरूप अंग्रेज द्वारा पारित चंपारण जब सत्याग्रह हुआ तो चंपारण में अंग्रेजों द्वारा एक बिल पारित किया गया, चंपारण एग्रियन बिल 1918 के तहत गरीबों किसानों और उससे अधिक मुआवजा देने तथा उन्हें अनुबंधों से मुक्त कर कृषि पर नियंत्रण की अनुमति देने का प्रावधान किया गया। जो भी उस समय जो इस बिल में क्या था, जो भी अनुबंध थे कॉन्ट्रैक्टर यानी अंग्रेज कंपनी के द्वारा कि आपको नील की खेती करना ही कहते हैं, वो अनुबंध को रद्द किया गया। और कृषि पर जो एक तरह से देखा जाए कि नियंत्रण था कि आपको नील की खेती करना ही करना है, नहीं कीजिएगा तो मुआवजा उल्टा हमको कंपनी को दीजिए, इस सब चीज़ से मुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में किया गया था।
1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष सत्र का आयोजन किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो लाला लाजपत राय किए थे। इसी सत्र में असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी हुई थी। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की प्रस्ताव की मंजूरी कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, चाहे जिस अधिवेशन में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसको बात को ध्यान में रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? ये 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी। तो जालियांवाला बाग में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश की दमन के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जहां ब्रिगेडियर जनरल हैरी डायर ने निहत्थी भीड़ पर क्या हुआ? गोलियां चला दी थी। यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन बनता है, एक जनरल ओ डायर था, एक हैरी डायर था। तो ओ डायर जो था वो गवर्नर था और ये हैरी डायर जो था ये गोली चलवाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? तो ये जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में ये लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? ये अमृतसर में स्थित है। अब असहयोग आंदोलन से हम लोग संबंधित प्रश्न देखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना ये कब हुई थी? मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1928 में गुजरात के बारदौली में हुए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। राष्ट्रगान जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। अन्य फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हैं। सन 1922 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के विरोध में 23 पुलिसकर्मियों समेत स्टेशन को जला दिया गया था। यह घटना किस नाम से जाना जाता है? तो यह है चौरा चौरी कांड। हुआ क्या था कि भीड़ द्वारा पुलिस जब भीड़ पे गोली चलाई तो गोली के विरोध में भीड़ अनियंत्रित होकर पुलिस को खेदते खेदते ले गया उसको जेल में। क्या कहते हैं, जब थाना में छिप गया तो पूरे थाने को ही आग लगा दिया गया। ये यूपी में घटना घटी थी, ये गोरखपुर जिले में घटना घटी थी। 4 फरवरी को ये घटना घटी थी। कहीं कहीं आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलेगा। और इसी के कारण गांधी जी क्या किए थे? असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। तो कई बार ये भी पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था? ये चौरा चौरी वाली घटना के बाद, क्योंकि गांधी जी हिंसा से गांधी जी को नफरत है और हिंसा को अपने आंदोलन में शामिल करना नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी 1930 में। साइमन कमीशन आया कब था? 1927 में गठन किया गया था 1927 में। और बम्बई जो पहुंची थी साइमन कमीशन 1928 में, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में। देश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो ये भारतीय सुधार के लिए, ये भारत शासन अधिनियम जो 1919 था उनमें सुधार के लिए एक वित्तीय आयोग साइमन कमीशन का गठन किया गया था। जो 1919 का अधिनियम है उसके सुधारों और विविध उसके अति के लिए बना हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन थे। और इस कमीशन में 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँचा? मुंबई पहुँचा। और उसके विरोध में बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। उसी हड़ताल में लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी द्वारा फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध वाले घटना से ही वो भी जुड़ा हुआ है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो उसमें सदस्य के रूप में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। जैसे भारतीयों के लिए 1919 का अधिनियम था और उसको रिव्यू करना है और उसमें भारतीय ही ना हो, तो इस मामले को लेके इसका विरोध किया जा रहा था। क्या था इसमें? प्रमुख कारण यह था कि कमीशन में किसी भी भारतीयों को न होना था। जस्टिस पार्टी, पंजाब यूनिस्ट पार्टी का इसका विरोध नहीं किया। मैंने कौन कौन से पार्टी साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? ये जस्टिस पार्टी थी और पंजाब यूनिलिस्ट
पार्टी थी, 2 पार्टी जो थी उस समय साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया गया था। अन्य साइमन कमीशन से अंततः सदस्य कितने थे? 7 थे। गठन 1907 में। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सदस्य कौन थे? क्लीमेंट इटली, हैरी ले लॉसन और एडवर्ड केलान। हालांकि ये नाम पूछते नहीं हैं, लेकिन सदस्य 7 थे, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लीमेंट इटली भी ध्यान रखेंगे, कि ये आगे चल के क्या हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और इन्हीं के शासनकाल में भारत आज़ाद हुआ। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? ये फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसके सदस्य में अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों की प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। सविनय अवज्ञा से संबंधित प्रश्न देखेंगे। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से की गई थी? तो दांडी यात्रा किस तारीख को शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत अहमदाबाद जिले से साबरमती आश्रम से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से। तो दांडी मार्च लोग सुनता है, तो साबरमती से दांडी। 78 कुछ स्रोतों में 80 भी मिलती है, तो 78 ही सर्वमान है। तो कहाँ से? साबरमती से हम लोग दांडी। गांधी जी 78 लोगों के साथ गए थे और नमक कानून को तोड़े थे। 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़े थे। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? देखिए वो क्वेश्चन आ गया यहाँ। ये साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी और कहाँ गई थी? दांडी तक ले। नाम दांडी यात्रा है, लेकिन शुरू कहाँ से हुई थी? साबरमती से। ये बात ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1932 में। पूना समझौता हुआ था, या पूना पैक्ट भी इसी को कहा जाता है, लेकिन इस पर स्वयं गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च किसके विरुद्ध था? तो ये ब्रिटिश के नमक एकाधिकार कानून के खिलाफ था। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये थे BR अम्बेडकर द्वारा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में अम्बेडकर जी द्वारा भाग लिया गया था। कांग्रेस केवल एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डैश में चलाया। कब चलाए थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कब शुरू की गई थी? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का आह्वान किया गया था। कहाँ से? ये मुंबई से किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सतारा का है। समांतर सरकार मतलब उस समय इतना विरोध प्रदर्शन होने लगा कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग ब्रिटिश सरकार के समानांतर में सतारा में अपना सरकार लोग चला रहे थे, वहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे। आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये भी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। निम्न में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का एक सदस्य थी? तो ये अरुणा आसफ अली जो थी, ये भी सदस्य थी। आज़ादी के बाद कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला अधिकारी थी। वह आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों के मंत्री थी और वह स्वतंत्रता में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदस्य आगे आज़ादी के बाद चुनी गई थी। संवैधानिक बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ था 1937 में। बर्मा यानी आज का म्यांमार जो था, पहले ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1937 में पूर्णतः उसको अलग कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1913 के चार्टर एक्ट में का अंग नहीं था? तो ये था ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या था कि चाहे कंपनी द्वारा पूर्ण अधिकार को समाप्त करने के लिए 1933 का चार्टर एक्ट लाया गया। 1913 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी भारत के से व्यापार को एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था। यानी कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करती थी भारत से, उस समय हुआ क्या था कि 1913 के चार्टर एक्ट में किया गया था कि कंपनी का अधिकार समाप्त होगा, कि और भी कंपनियां जो ब्रिटिश या यूरोपियन कंपनी है वो आके यहाँ व्यापार
ब्रिटिश कंपनी कर सकती है। पहले क्या था, एकाधिकार था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। तो ये पूर्णतः अधिकार 1913 में ख़त्म किया, लेकिन कुछ अधिकार चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको सुरक्षित रखा था, उसको अंतोगतवा 1833 में बैन किया गया। तो यही है यहाँ बात कि 1813 के एक्ट में बाकी बात तो शामिल थी, लेकिन यही बात शामिल नहीं थी, चाय और चीन से व्यापार। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? जब 1937 में चुनाव हुए थे 1935 के अधिनियम के बाद, तो उस समय 6 राज्यों में जो था कांग्रेस का सरकार बना था। 1935 में ब्रिटिश संसद से पारित भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतीय शासनों का प्रबंधन का अधिकार मिला, जिसके फलस्वरूप 1937 में पहली बार चुनाव हुआ और कांग्रेस 6 प्रांतों में सरकार बनाई। वो प्रांत कौन कौन से हैं? बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत।